इसमें देखो, अब आपके पास है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है देखो, 1927 में जो हाइजेनबर्ग था, अब इसने भी एक्सपेरिमेंट किया। उसने दो चीज पे एक्सपेरिमेंट किया। कोई भी एक पार्टिकल को लिया और उसने देखा कि इसकी पोजीशन, ठीक है, इसकी पोजीशन, और दूसरा उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी या उसका मोमेंटम, वेलोसिटी या मोमेंटम। ठीक है। तो उसने कहा कि जो पोजीशन है और वेलोसिटी या मोमेंटम है, आप इसको एक टाइम में, एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी साइमल्टेनियसली इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते आप। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है इसको डिटरमाइन करना। किसको डिटरमाइन करना? पोजीशन को और वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को एक टाइम पे। ठीक है। ऐसा तो अलग अलग तो हम कर देंगे, लेकिन मैंने बोला एक टाइम पे, ठीक 10:25 AM में। तो एक टाइम में दोनों को मेजर करना क्या है? इम्पॉसिबल था। इट नॉट पॉसिबल। ठीक है। तभी तो उसने बोला कि जो पार्टिकल होता है उसका क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। और ये स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहा है वो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करता है वो। इसकी बात नहीं करता, जो बड़े पार्टिकल है उसकी बात नहीं कर रहा। तो यही चीज किसने भी बोली थी? डी ब्रॉगली ने। और यही चीज किसने बोली? हाइजेनबर्ग ने। लेकिन क्या है, दोनों के बताने का तरीका अलग अलग था। उसने इस तरीके से बताया और डी ब्रॉगली ने दूसरे तरीके से बताया। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि जो कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, छोटा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी को या मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक टाइम में डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक्यूरेटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो वेव करैक्टर भी शो करता है, जबकि इससे पहले ये नहीं हुआ था। इसीलिए ये उस समय की नई बात थी और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसकी डिफाइन क्या होती है देखो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, it is impossible to determine the determine accurately the position and velocity or position and velocity or momentum of microscopic particle simultaneously simultaneously simultaneously। ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब व्हाई इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी? व्हाई इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी? तो उसने कहा पहले तो प्रिंसिपल ही हो गया, अब अनसर्टेन का मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि अनसर्टेन का मतलब ये है कि सपोज करो कि आप पोजीशन को सर्टेन कर रहे हो। आपने पोजीशन बता दे कि देखो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे, तो जो उसकी वेलोसिटी है या जो उसका मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। तो इसीलिए उसने कहा, इसको मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह दिया। अगर आपने वेलोसिटी को मेजर कर लिया, ठीक है, डिटरमाइन कर लिया वेलोसिटी या मोमेंटम को, आपने सर्टेन कर दिया, तो वो कहता है कि जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा? मस्ट बी अनसर्टेन। तो इनमें से एक अनसर्टेन ही रहेगा हर हमेशा। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या हो गया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। अब उसने एक फॉर्मूला दिया और उससे इसको प्रूव भी कर दिया। तो पोजीशन या फिर वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल है ये उसकी बात करता है, बड़े पार्टिकल की बात
नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को आपने याद करना। तो अब से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो पर डे का, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। अब से लेके ओके सर। लास्ट तक आप टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब इसका ओके सर। फॉर्मूला था डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और मोमेंटम इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एम इंटू वी। अब डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें देखो एक्चुअल में क्या है, ये इस तरीके से फॉर्मूला, लेकिन जब वो कहता है मैथमेटिकल करेंगे तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, देखो डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, लेकिन वो कहता है कि जब मैथमेटिक्स करेंगे तो हम इससे नहीं कर सकते, तो हम इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल मान देते हैं मैथमेटिकल में। ठीक है, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये मैथमेटिक्स में। लेकिन वैसे उसने क्या किया था, ये वाला दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला वैसे दिया उसने, और मैथमेटिकली उसने कहा कि आप क्या करें, इक्वली मान लेते हैं। इसका मतलब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब हो गया इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें डेल एक्स क्या है, डेल एक्स है अनसर्टेनली इन पोजिशन। अनसर्टेनली इन पोजिशन, पोजिशन में कितना अनसर्टेन है, एरर कितना है। ऐसे डेल पी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनली इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना एरर है। ऐसी डेल वी, वी फॉर वेलोसिटी, तो हो जाएगा अनसर्टेनली इन वेलोसिटी। अब जो मास होता है वो फिक्स होता है, इसलिए जब हमने लिखा था एम वी, तो डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी होता है। तो एम क्यों लिखा हमने, क्योंकि मास फिक्स होता है, मास को हम अनसर्टेन नहीं कर सकते, इसीलिए एम आया है, डेल एम नहीं लिखा हमने। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आंसर आएंगे, और 100% आएंगे आपके पास, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है और इसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई होगा, तो पहले वाला डी ब्रोगली का फॉर्मूला और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला। अब इसने कहा कि मैं प्रूफ करके बता देता हूं कि कैसे अनसर्टेन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं, प्रूफ करके बताएगा। तो पहला उसने कहा केस फर्स्ट, अगर सपोज करो पोजीशन आपने फिक्स कर दी, पोजीशन मुझे पता चली कि ये देखो यहाँ पे है, ये फिक्स्ड हो गया, तो इसका मतलब डेल एक्स इज इक्वल टू 0, अनसर्टेन तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो गया, 0, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच अपॉन 0, तो कितना आएगा इसका आंसर, एच अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सर जीरो। नहीं, अच्छा इन्फिनिटी। यस सर, इन्फिनिटी। ओके। ठीक है, तो उसने कहा कि इन्फिनिटी मतलब इसे तो मेजर ही नहीं कर सकते, तभी तो अनसर्टेन हो गया। ठीक है, ये है मोमेंटम। अगर हमें वेलोसिटी करना है तो क्या करो फिर, एच अपॉन 0, एम भी अपॉन में चले जाएगा, तो डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू 0। अब जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर एच अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसने कहा इन्फिनिटी का मतलब इसे तो मेजर ही नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो हमने एक को सर्टेन किया तो दूसरा क्या हो गया, अनसर्टेन, क्योंकि इन्फिनिटी को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा अगर पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया यानी सर्टेन कर दिया, तो वेलोसिटी या अनसर्टेनली मोमेंटम क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। आए समझ में।
यस सर। तो इससे प्रूफ हुआ कि पोजीशन अगर आपने सर्टेन कर दिया तो वेलोसिटी या मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। ऐसे ही उसने केस सेकंड दिया, तो केस सेकंड में क्या होगा देखो, केस सेकंड में अब उसने कहा कि वेलोसिटी या मोमेंटम को फिक्स कर दो, इसमें अनसर्टेन बचेगा नहीं, यानी आपने उसकी वेलोसिटी बता दी कि ये इसकी वेलोसिटी इतनी है, इतनी फिक्स हो गई, तो इसका मतलब जो अनसर्टेनली है वो तो रहा ही नहीं कुछ भी, तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूले में पुट करो, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये अपॉन में चले जाएगा, तो डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल पी। अब डेल पी तो होता है जीरो, तो 4 पाई इंटू जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो हो जाएगा। फिर वही आ गया देखो, एच अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी। अगर हमने वेलोसिटी को फिक्स कर दिया या मोमेंटम को फिक्स कर दिया तो क्या होगा, जो डेल एक्स होगा यानी अनसर्टेनली इन पोजिशन, डेल एक्स मतलब अनसर्टेनली इन पोजिशन, वो क्या हो गई इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, यानी क्या हो गया अनसर्टेन, अनसर्टेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो उसने कहा ये प्रूव करके भी बता दिया मैंने इस फॉर्मूले से कि अगर हमने वेलोसिटी को पता लगा लिया कि देखो ये स्पीड से इतनी स्पीड से जा रहा है, तो फिर उसको जो उसकी पोजीशन है उसकी उसको पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम हो गया हाइजेनबर्ग, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने दिया था, जर्मन का रहने वाला था ये, और अनसर्टेनिटी का मतलब फिक्स नहीं है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो वो भी प्रूव किया इसने कि माइक्रो के लिए क्यों है, मैक्रो के लिए क्यों नहीं है। तो देखो, जैसे मैंने कहा ये माइक्रो के लिए ही वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी जो छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैंने कहा बड़े पार्टिकल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया लार्ज पार्टिकल, ठीक है, लाइक ह्यूमन आ गया, कोई भी आ गया, तो इसमें उसका मास हो गया सपोज करो 1 kg, वेलोसिटी को भी मान लो 1 kg। ठीक है, तो ये मिनिमम मान रहे हैं हम। उसके बाद भी देखो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये सब अपॉन में आ जाएगा, तो डेल एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस -34 34। अपॉन मास 1 kg, अनसर्टेनली इन वेलोसिटी भी 1 हो गया, 4 1 kg इंटू इसको 3.14। 3.14। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लगभग ये 10 की पावर -34 के आसपास होगा, तो इतनी कम वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी है, वेरी 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 वेरी, इसे कहते हैं इन्फिनिटली स्मॉल। तो इसको क्या है, कांट मेजर, इसको मेजर नहीं कर सकते हम, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द अनसर्टेन इन पोजिशन। इसीलिए जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसमें अनसर्टेनली इन पोजीशन को देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये लॉजिक था, इसीलिए उसने कहा ये छोटे के लिए वैलिड होता है, बड़े के लिए नहीं होता। बड़े में दिखेगा ही नहीं, वेव रिएक्टर तो बड़ों में भी होगा लेकिन दिखता नहीं है वो, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनटी प्रिंसिपल। क्लियर? यस सर। तो इसमें अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके आगे। अब मैं पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बाद देखो रूल्स बता देता हूँ पहले आपको। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल, वेरियस ऑर्बिटल। इसमें पहला है कौन सा रूल, पॉलीज रूल, पॉलीज। सेकंड है अबाउ, अबाउ, और थर्ड है इसमें हुन्स रूल, हुन्स रूल।
ठीक है, तो वन बाय वन इससे देखते हैं। पॉली क्या कहता है, देखो पॉली ने सिंपल कहा, से पूरा नाम है इसका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है, देखो पॉली कहता है कि जो एक ऑर्बिटल होगा इसमें दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो भी कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन। एन ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसे होने चाहिए, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। यानी ये अगर मैंने इन दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा दिया तो ये पॉली रूल को अपोज कर रहे हैं, या इस तरीके से दिखा दो। ठीक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा दिया, या दो की जगह पे मैंने तीन दिखा दिए, तो ये पॉली को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगेंस्ट है इसके। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आएगा कि विच वन इज द अगेंस्ट ऑफ पॉली रूल, या विच वन फेवर पॉली रूल। तो पॉली को कौन करेगा कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो भी अपोजिट स्पिन से, तो ये वाला फेवर करेगा। अगर इसके अलावा कोई और हो गया तो फेवर नहीं करेगा। पॉली वाला। पॉली के अकॉर्डिंग क्या है, देखो कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और वो भी कैसे, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, उसका जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो भी कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन में। ठीक है, अगर हमने क्या किया, दोनों को एक डायरेक्शन में दिखा दिया तो ये पॉली रूल को अगेंस्ट कर रहा है। दूसरा, एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन दिखा दिए तो भी इसके अगेंस्ट है। ठीक है, और एक ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे तो भी अगेंस्ट है। बस इस रूल के अलावा जो भी होगा वो सब अगेंस्ट में है पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। ठीक है, तो समझ में आया ये, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन। तो ये हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर। यस सर। अब नेक्स्ट है, देखो ये कहता है, एक और स्टेटमेंट इसने कहा कि जो क्वांटम नंबर होता है एन, एल, एम और एस, तो अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है सेम एटम में, सेम एटम में दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इनकी वैल्यू सबकी सेम नहीं होगी, आइडेंटिकल नहीं होगी, नॉट आइडेंटिकल। अगर सपोज करो एल, एन और एम की सपोज सेम हो भी गई, तो जो एस होगा वो मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल करके लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एटम में, वो कहता है जो 4 क्वांटम नंबर होता है तो क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। अगर तीन की सेम हो भी गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर सेम हो भी गया, तो जो एस होगा वो मस्ट बी डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के लिए ये है 1s2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा अगर पहला इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन 1, क्योंकि 1 है इसमें। एल, एल किस पे डिपेंड करता है, सबसेल, सबसेल हो गया 0 एस के लिए, एम 0 हो जाएगा, लेकिन एस क्या होगा, प्लस हाफ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही देखो, अगर मैंने कहा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, तो एन भी 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 1। एल भी 0 हो जाएगा क्योंकि एस के लिए एल 0, एम भी 0 हो जाता है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन है सेम एटम में, उसकी ओवरऑल 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकते। अगर इन केस देखो ये एन सेम हो गया, एल सेम हो गया और एम सेम हो गया, तो जो एस की वैल्यू होगी वो मस्ट बी डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड पॉलीज रूल। बस दो ही चीजें इसमें।
समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब आपको याद करना है और अब ये मुझे भेजना है, मतलब मैं टेस्ट लूंगा पहले आपको ऐसे क्वेश्चन देके केवल डिफाइन वगैरह, फिर उसके बेस पे लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके अब तो सर। इसमें कम ही बचा हुआ है, फिर रिवीजन ही करेंगे। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास अबव रूल, अबव प्रिंसिपल। अब ये जो अबव वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, ये है जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है बिल्डअप करना, बिल्डअप करना। ठीक है, लगातार इसे बिल्डअप करते चले जाओ। अब इसमें क्या होगा देखो, सपोज कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन थी आपके पास, जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे वैसे क्या होगा, बड़ा बड़ा कंपाउंड बनता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, यानी वो बिल्डअप होता चला जाएगा। पहले एक रूम बनाया, फिर दो रूम, फिर तीन, तो ऐसे बनाते चले जाओ। फिर इसने ये कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो इन वेरियस ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे वेरियस ऑर्बिटल में, तो कैसे करेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे बाद में फिल करना है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल करो। ठीक है, वैसे जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो पहले लोवेस्ट क्लास में फिर हायर में, तो ऐसे इसने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएगा फिर हायर में जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करेंगे ऑर्बिटल में तो कैसे करेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तो इसे अबव प्रिंसिपल कहते हैं। अब उसने बताया किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो पहला है 1s। अब 1p 1d 1s नहीं होते, 1d नहीं होते, तो 2s फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, फिर 5p, सॉरी 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 6f, ऐसे फिर 7 का। ठीक है, अब ध्यान रखो कि जैसे पहले कौन फिल होगा, जिसकी सबसे कम एनर्जी है, तो पहले 1s फिल होगा, और s में मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले 1s फिल करोगे आप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर पे। अब इसके बाद हायर कौन है, 2s, टू तो फिर एस 2s फिल होगा, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, 2p पे 2p, 2p के बाद 3s 3s, 3s के बाद 3p 3p, उसके बाद 3d। नहीं 4s, ऐसे चला जाएगा। 3d की एनर्जी ओके। ज्यादा होती है, ठीक है, तो 4s में जाएगा, थ्री उसके पी बाद के बाद 3d 4s, हाँ, फिर 3d, फिर 4p, 4p फिर 5s। 5s। हाँ, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना। तो जब भी आप ओके सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर उसके बाद 4f, फिर d, फिर p, फिर s। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, dps। ठीक है, फिर dps और फिर fdps। सबसे पहले तो 1 2 3p तक सेम है। ठीक है, उसके बाद फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद ध्यान रखना dps dps dps, फिर fdps। ठीक, और 1 1 हायर करते जाना है dps में, d3 का तो p का 4 और s5 का, फिर ऐसे dps, उसमें फिर 4 5 6। ठीक है, फिर fdps, तो f में 4, फिर 5d का, फिर 6p का, 7s का। ठीक है, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम 6, d में 10 और f में 14, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। ठीक,
याद हो जाएगा ये। अब किसी का भी यस इलेक्ट्रॉनिक सर। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 0 से। अब उसने कहा कि एक और मेथड देते हैं हम इसको, ऑल्टरनेट मेथड। कहीं पे आप कंफ्यूज हो गए तो ऑल्टरनेट मेथड है, उसमें n+l रूल। तो जिसका n+l की वैल्यू कम, उसकी एनर्जी भी कम, लो। और वो क्या होगा, फर्स्ट फील्ड, पहले उसी को फिल करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3p और 4s। अब मुझे इसमें से पता नहीं चल रहा है कि किसमें, सॉरी 3d एंड 4s। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें से किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। तो क्या करेंगे, n+l रूल। n इसमें 3 और l 2। l कैसे निकालते हैं, 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF। ठीक है, तो ओके 3 सर। + 2 5। इसमें क्या होगा, n+l 4 + 0 यानी 4। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से, तो पहले 4s फिल करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहीं फील्ड होगा। ठीक, तो इसे कहते हैं n+l रूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट। ठीक, यस सर। अब देखो होता क्या है कि कई बार क्या हुआ, n+l की जो वैल्यू है वो सेम आई, n+l की वैल्यू सेम आ गए। ठीक, सेम कैसे, जैसे मैंने अभी किया 3p और 4s। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए 3 और p होता है 1, तो 3 + 1 4। इसमें 4 + 0 4, क्योंकि l की वैल्यू ध्यान रखना है 0 1 2 3 SPDF, SPDF। ठीक है, तो f के लिए 3, d के लिए 2, p के लिए 1 और s के लिए 0। ठीक है, तो s है तो 0, इसमें p है तो 1, और जो आगे लिखा है वो n की वैल्यू। तो दोनों बराबर हो गए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आया एन रूल। ठीक है, तो जिसकी एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसका आ, उल्टा कर देते हैं, एन की वैल्यू कम होगी तो एल की, सॉरी, एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। और उसी को क्या करेंगे, फर्स्ट फील्ड, इलेक्ट्रॉन वही फील्ड होगा जहां एन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अभी हमने कहा 3p 4s। ठीक है, दोनों की n+l सेम है, तो 3 कम है, n 4 ज्यादा है, तो इसका मतलब जो एनर्जी 4s की ज्यादा होगी, यानी 3p फर्स्ट फील्ड। पहले किसको फील्ड करेंगे, 3p को, उसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एन रूल। एन रूल कब लगेगा, जब n+l की वैल्यू सेम आएगी, तब वहां पे लगेगा एन रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्लियर है। यस सर। अब बॉ प्रिंसिपल का, अब आता है लास्ट रूल है इसमें, हुन्स रूल। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमने सेम सबसेल ले लिया, सेम सबसेल, सेम एटम में, ठीक है, जो सेम एटम है उसमें सेम सबसेल ले लो आप। तो उसने कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, जैसे डी है, मैंने कहा D6, अब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एस में जो ऑर्बिटल होगा वो कितना होता है 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डबल कर दो, 2 6 10 एंड 14, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम 2 हो गए, तो एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 5 ऑर्बिटल मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, और 7 ऑर्बिटल मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने सेम सब सेल में, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग मत करो, पहले पेयरिंग इज इम्पॉसिबल। पेयरिंग तब करो जब पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो सब ऑर्बिटल में। ठीक है, तो पेयरिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लगती है। कहता है कि कम से कम एनर्जी को यूज करेंगे हम, इजी वे
ऑप्ट करना है। तो इसीलिए पेयरिंग को हम अवॉइड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सारे सब जो ऑर्बिटल हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विथ सेम स्पिन। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि सारे जितने भी ऑर्बिटल हैं उसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, और वो भी कैसे, पैरेलल स्पिन से, यानी सेम स्पिन से। ठीक है, पैरेलल स्पिन से। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल स्पिन हो गया। ठीक, अब पैरेलल स्पिन आपने कर दिया, अब क्या करोगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। पहले पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, हूर्न्स रूल, कि पेयरिंग इज इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। ठीक है, अगर मैंने कहा D8 है, अब D8 को इलेक्ट्रॉन फिल करो, कैसे करेंगे, देखो D में मुझे पता है 5 ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है, अब 1 2, देखो सेम स्पिन से करने, पहले सबसे एक एक फिल कर दो। अब 5 हो गए, 3 बच गए, अब पेयरिंग करोगे, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ ही। ठीक है, तो इसे कहते हैं हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। क्योंकि कहता है कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतना स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, उसकी मल्टीपल्सिटी ज्यादा हो जाती है। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उसकी मल्टीपल्सिटी ज्यादा हो जाएगी, और उतना वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए समझ में आया ये रूल। यस सर। जैसे कि और एग्जांपल लेता हूँ पी का। पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, लेकिन मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, डी में 5। अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले 1 2 3, सबसे पहले सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। कहता तब पेयरिंग करो, पहले पेयरिंग मत करो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अब पेयरिंग करो। तो ये है आपका हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। तो ये भी आपका फिनिश हो गया। ओके सर। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोस्ट स्टेबल, और क्वांटम नंबर। तो 2 मैं आज फिनिश कर देता हूं और आपके साथ, और कल क्वांटम नंबर। तो ये पूरा फिर आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ओके है, सर। फिर हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट वगैरह करते रहेंगे ताकि ओके। वो क्वेश्चन कमांड आ सके उसमें, और उसके टेस्ट होंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है। मतलब जब आप रोज क्वेश्चन आंसर करोगे तो लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। तो टाइम कम बचा है मेरे ख्याल से, रिज्वाइन करना है आपको सेम आईडी पे। ठीक ओके। ठीक।